नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के टॉप 500 क्वेश्चन की जो सीरीज हमने शुरू की थी उसमें ये अगला लेक्चर है और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 34 से आगे की जो प्रश्न है उन पर डिस्कशन करेंगे। यह जो 34 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ नदियों के नाम दिए हुए हैं और उससे संबंधित कुछ स्थानों के नाम दिए हुए हैं, कुछ साइट्स के नाम दिए हुए हैं और इनका संबंध इंडस वैली सिविलाइजेशन से है, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता से है। तो देख लीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पर हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर, कौन सा जोड़ा जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है, मतलब सही सही मेल नहीं खाता है, उसका जो मैचिंग है वो नहीं हो पा रहा है। नदियों के नाम देख लीजिए, यमुना रिवर है, गोदावरी रिवर है, दाश्क रिवर है और चेनाब रिवर है, ये नदियां हैं। और स्थानों के नाम देख लीजिए, आलमगीरपुर है, दैमाबाद है, सुतकांगेडोर है और मांडा है, ये स्थानों के नाम है, साइट्स के नाम है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है और ऑप्शन जो है उनको भी देख लीजिए, ये आपके विकल्प हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला। इसमें जो आंसर है वो ए होगा, यानी ओनली ए जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है। यमुना रिवर आलमगीरपुर से इसका संबंध नहीं है, हालांकि यमुना रिवर पास से ही होकर गुजरती है, लेकिन आलमगीरपुर जो कि मेरठ में स्थित है, इसका सही सही संबंध हिंडन नदी से है, हिंडन रिवर से है। यहाँ पर जो यमुना लिखा हुआ है वो गलत है, इसलिए इसमें ए वाला ऑप्शन होता है और ए वाला जो ऑप्शन है उसमें ओनली ए लिखा हुआ है। एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। देखिए, हिंडन रिवर आलमगीरपुर, इसका जो संबंध है, कनेक्शन है, वो हिंडन नदी से है, बाकी सब बिल्कुल ठीक है। ये था आपका प्रश्न नंबर 34 यानी क्वेश्चन नंबर 34। अब इसके बाद जो 35 नंबर का क्वेश्चन है वहां चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें यह कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट रिलेटेड टू इंडस सिविलाइजेशन। इसमें यह कहा गया है कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड, निग्रिटो और अल्पाइन, इनमें से कौन सी ऐसी स्पीशीज है, कौन सी ऐसी प्रजाति है जिसका संबंध इंडस सिविलाइजेशन से नहीं था, जिसका संबंध इंडस सिविलाइजेशन से नहीं था या सिंधु घाटी की सभ्यता में इनकी मौजूदगी नहीं पाई जाती है, ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। देखकर बताइए। इससे पहले प्रजातियों पर, स्पीशीज के बारे में चर्चा हो चुकी है कि सिंधु घाटी की सभ्यता वाले क्षेत्र में कौन कौन सी प्रजातियां रहा करती थी। तो मूल रूप से 4 प्रजातियों के लोग पाए जाते थे वहां पर। कौन कौन लोग थे इसमें? एक तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड थे, ये बिल्कुल ठीक है, मंगोलाइड भी थे, एल्पाइन भी थे और इसके अलावा मेडिटेरियन प्रकार के लोग थे, मतलब इस प्रकार की स्पीसीज जो थी वो यहाँ पे पाई जाती थी। ये जो निग्रिटो है ये यहाँ पर कहीं से भी मैच नहीं करता है, मतलब ये लोग यहाँ पर उपस्थित नहीं थे। निग्रिटो लोग, ये लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले क्षेत्र में नहीं पाए जाते थे। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड मिलते थे, मंगोलाइड मिलते थे और अल्पाइन मिलते थे और मैक्सिमम अमाउंट में, यानी जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो जो मेडिटेरियन स्पीशीज़ के लोग थे उनकी पाई जाती थी। ये हमने देखा था, तो उसके आधार पे हम सिलेक्शन करते हैं और इसमें निग्रिटो जो है वो नहीं होगा। इसमें यही पूछा है कि जो नॉट रिलेटेड हो उसको आप बताइए। तो इसमें जो रिलेटेड है वो कौन कौन से हैं? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है, मंगोलाइड है और अल्पाइन है। निग्रिटो को हम बाहर कर देते हैं और इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा सी वाला। इसमें जो आंसर है वो सी है। इस प्रकार से हमने स्पीशीज के बारे में देखा जिनका संबंध इंडस वैली सिविलाइजेशन से था और जिनका संबंध इससे नहीं था। अब आगे चलें, 36 नंबर का क्वेश्चन देखें। इससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे कोर्सेज के रिगार्डिंग, आइए पहले उसको देख लेते हैं। दोस्तों, हमारे पेड कोर्सेज अलग अलग सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए संचालित होते हैं। इसके अलावा यूपी SSSC, EPFO के लिए भी इसे लॉन्च किया गया है। इस प्रकार से कई क्षेत्र में प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, वैकल्पिक विषयों के लिए या अपने उत्तर लेखन को निखारने के लिए आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को देखना चाहते हैं कि आपने कितना प्रिपेयर कर लिया है और कौन कौन सी आपके अंदर कमियां हैं, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। और इन सभी प्रोग्राम में से किसी एक से जुड़ने के लिए या एक से ज़्यादा से कनेक्ट होने के लिए आप जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क कर सकते हैं। कॉल करके लिखा हुआ है और 2 मोबाइल नंबर आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ मौजूद है, तो आप इन पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन करिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से भी है, और एक और है ओनली UPPSC बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोनों पर नोटिफिकेशन लगातार आते रहते हैं जिनमें सूचनाएं होती हैं, मैसेज होते हैं, या तो वीडियो के नोटिफिकेशन होते हैं या फिर चैनल से जुड़ी हुई कोई महत्वपूर्ण सूचना होती है।
इसके अतिरिक्त आयोग के जो निर्णय होते हैं या आयोग के द्वारा जो कैलेंडर या जितने भी महत्वपूर्ण सूचनाएं जारी की जाती हैं वो वहाँ पे इन टेलीग्राम चैनलों के माध्यम से आपसे शेयर की जाती हैं। तो इन पर आप बने रहिए, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा यहाँ पे देख लीजिए, ट्विटर पे हमारा चैनल एक्टिव है। ट्विटर पे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज सक्रिय है। इसमें तरह तरह के माइंड मैप्स, पोल्स, इन सब का आयोजन किया जाता है। क्विज यहाँ पे आयोजित की जाती है। आप इससे जुड़कर लाभ ले सकते हैं और यहाँ आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर जितने भी वीडियोस आप हमारे देखते हैं वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, उसका कोई चार्ज आपको नहीं देना है। तो 4 चैनल ऑफिशियली हमारे चलते हैं यूट्यूब पर, इन्हें आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन जो है वो एकदम फ्री है। वीडियोज़ अगर अच्छे लगते हैं आपको तो इसको लाइक करिए, अगर आप ठीक समझते हो तो शेयर करिए। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ सुझाव देने की आवश्यकता है या वीडियो में कुछ कमियां हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर उसमें संभव होगा तो सुधार किया जाएगा। ये कुछ बातें थी, अब चलते हैं आगे। दोस्तों 36 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें 4 स्टेटमेंट फिर से आपके सामने है और चारों स्टेटमेंट में अलग अलग बातें कही गई हैं जिनका संबंध इंडस वैली सिविलाइजेशन से है। देख लीजिए, फर्स्ट वाला जो है उसमें कहा गया है कि चनहूदड़ो was the only city which was not fortified। मतलब चनहूदड़ो एकमात्र ऐसा शहर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का या इंडस सिविलाइजेशन का, यह एकमात्र ऐसा शहर था जो कि फोर्टिफाइड नहीं था, मतलब दुर्गीकृत नहीं था, इसमें किलेबंदी नहीं पाई जाती है, ऐसा दिया हुआ है। इसके बाद जो बी वाला स्टेटमेंट है उसमें यह कहा गया है कि द मोस्ट प्रिवेलेंट साइज ऑफ ब्रिक्स, जो ब्रिक्स थी मतलब जो पकी हुई ईंटें थी, ब्रिक्स का मतलब क्या, जो पक्की ईंटें होती हैं जिन्हें आग में पकाया जाता है, तो इस प्रकार की जो ईंटें यहाँ से प्राप्त हुई हैं, मतलब इस सभ्यता से प्राप्त हुई हैं, उनका मोस्ट प्रिवेलेंट साइज जो था उसका रेशियो यहाँ दिया हुआ है वो है 4:1 का, यानी 4 इसकी लंबाई थी, 2 इसकी चौड़ाई थी और 1 इसकी ऊंचाई थी। मतलब इस रेशियो में इसकी हाइट, विड्थ और जो लेंथ थी वो दी हुई है। इसके बाद हड़प्पा इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन इन टर्म ऑफ एरिया। एरिया के टर्म में अगर देखा जाए तो हड़प्पा जो है वो लार्जेस्ट साइट है इंडस सिविलाइजेशन की, ऐसा यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद जो डी वाला ऑप्शन है, डी वाला स्टेटमेंट है, उसमें ये कहा गया है कि इंडस सिविलाइजेशन है ट्रेड रिलेशन विद सुमेर, बहरीन, सुमेरिया, बहरीन और ईरान। ये जो स्थान दिए हुए हैं सुमेर, बहरीन और ईरान, इनसे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसका ट्रेड रिलेशन था, यानी व्यापारिक संबंध था। अब आपको चारों स्टेटमेंट दिख गए हैं, आपको सिर्फ ये बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। जो सही हो उसका सिलेक्शन आपको करना है और नीचे जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से टिक लगाना है। देख कर बताइए। और इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें बी वाला। बी का मतलब है ओनली ए, बी एंड डी जो है वो करेक्ट है और इसमें जो सी वाला है वो इनकरेक्ट है। तो आइए देख लेते हैं ए, बी और डी कौन से थे और सी वाला कौन सा था। बी वाला ऑप्शन इसमें हमने चुना है तो ए करेक्ट है बिल्कुल। इसमें ये कहा गया है कि चनहूदड़ो जो है ये एकमात्र सिटी थी जो कि फोर्टिफाइड नहीं थी, ये बिल्कुल ठीक बात है। इसके बाद बी वाला भी बिल्कुल ठीक है कि जो प्रीवेलेंट साइज था ब्रिक्स का वो 4:1 का रेशियो उसमें पाया जाता था, मतलब इस अनुपात में ईंटें बनती थी। इसके बाद जो डी वाला है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। ए और बी तो सही है, डी वाला भी सही है कि इंडस सिविलाइजेशन का जो व्यापारिक संबंध था वो सुमेर, बहरीन और ईरान से पाया जाता है। यहाँ से व्यवसाय होता था, मतलब आयात निर्यात का काम होता था। लेकिन जो सी वाला है वो सही नहीं है। हड़प्पा इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन इन टर्म ऑफ एरिया। यहाँ पर एरिया के संदर्भ में कहा गया है। लार्जेस्ट कई मायनों में होता है, मतलब कई तरीके का लार्जेस्ट होता है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल की बात की गई है, एरिया की बात की गई है, तो उसी पर्पज से आप इसे देखिएगा। तो ये हड़प्पा नहीं है, हड़प्पा की जगह पे यहाँ कोई और स्थान होगा। अब वो जगह कौन सी है इसका नाम आप कमेंट में बताइएगा कि कौन सा स्थान, मतलब ऐसा स्थान है, ऐसी साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो कि लार्जेस्ट है एरिया के टर्म में। आइए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन। तो इसीलिए इसमें सी वाला जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है, बाकी तीनों जो है वो करेक्ट है, पहला, दूसरा और चौथा। और उसी के आधार पे हमने बी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, कुछ जानकारी हड़प्पा के बारे में दी हुई है। द हड़प्पा साइट, यहाँ आप इसे देख रहे हैं, द हड़प्पा साइट या हड़प्पन साइट ये है सेकेंड मेजर साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। ये सेकेंड मेजर साइट है इंडस सिविलाइजेशन की और इसकी जो लोकेशन है वो दी हुई है। तो लोकेटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रावी रिवर, ये रावी नदी के लेफ्ट बैंक पर स्थित है, यानी रावी नदी जो है उसके बाएं किनारे पर इसकी लोकेशन है। और वह क्षेत्र कौन सा है, तो वह मांटगोमरी डिस्ट्रिक्ट है जो कि पंजाब प्रोविंस में पड़ता है। और यह पंजाब प्रोविंस अपने देश का नहीं है, ये पाकिस्तान का है।
अपने देश का जब विभाजन नहीं हुआ था, यानी 1947 से पहले, ये पूरा एक बड़ा सा पंजाब का प्रांत था, पंजाब प्रोविंस था। लेकिन जब डिवीजन हुआ, विभाजन हुआ, तो वहां से पंजाब के टुकड़े हो गए और एक टुकड़ा पाकिस्तान में चला गया और एक छोटा सा टुकड़ा अपने देश में बच गया। जो बड़ा हिस्सा था, जो बड़ा भाग था, वो पाकिस्तान में चला गया। जैसे जब विभाजन हुआ था तो उसमें एक ईस्ट पाकिस्तान था और एक वेस्ट पाकिस्तान था। तो वेस्ट पाकिस्तान वाला जो पोर्शन था उसमें पंजाब का मैक्सिमम पार्ट चला गया। तो ये वही पंजाब प्रोविंस है और वहां पर मॉन्टगोमरी नाम का जिला है। उसमें रावी नदी के बाएं किनारे पर इसकी लोकेशन है। हड़प्पा की बात की जा रही है और इट इज इनहेबिटेटेड इज इन अबाउट 150 हेक्टेयर्स। इसका जो विस्तार है वो 150 हेक्टेयर का है। इतने हेक्टेयर्स में ये फैला हुआ है। तो ये तो एक्सप्लेनेशन थी, इसमें जानकारी हड़प्पा के बारे में दी हुई थी। लेकिन आपको ये बताना है, कमेंट में बताइएगा कि सबसे बड़ा कौन है, एरिया की दृष्टि से सबसे बड़े आकार का कौन है। बाकी जो इसमें दिए हुए थे स्टेटमेंट वो बिल्कुल करेक्ट थे। हड़प्पा के बारे में कुछ जानकारी और ले लीजिए। देखिए, पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वहाँ मॉन्टगोमरी जिले में इसकी लोकेशन है, रावी नदी के बाएं तट पे। और हड़प्पा के टीले, जितने भी टीले हैं या जितना भी वहाँ पे खंडहर है, उसकी सबसे पहली जानकारी, जो सबसे पहली इंफॉर्मेशन थी वो 1826 में। खोज बाद में होती है, खुदाई भी बाद में होती है, लेकिन इंफॉर्मेशन कौन देता है? 1826 में चार्ल्स मेसन ने दी थी। इसकी जो सूचना देने वाले व्यक्ति थे वो चार्ल्स मेसन थे। फिर 1921 में यानी 1921 में दयाराम साहनी ने पहली बार इसमें सर्वे किया था, सर्वेक्षण किया था। और 1923 में इसका उत्खनन शुरू हुआ था। मतलब खुदाई का काम इसमें बाद में स्टार्ट होता है, इसका सर्वेक्षण पहले होता है। तो सर्वेक्षण की जो डेट है वो 1921 है और सर्वे करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम दयाराम साहनी था। लेकिन क्वेश्चन यहां से अगर बन जाए कि सबसे पहले जानकारी देने वाले कौन व्यक्ति थे, हड़प्पा सभ्यता के बारे में या इसके खंडहर के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो 1826 में, 1826 में ये व्यक्ति है, इनका नाम है चार्ल्स मेसन। ये एक अंग्रेज थे, इन्होंने इंफॉर्मेशन दी थी। इसके बाद 1923 में, 1921 में तो आप जानते ही हैं दयाराम साहनी के द्वारा इसका सर्वे किया गया था। 1923 में रेगुलर इसका जो उत्खनन है वो शुरू होता है। मतलब नियमित तरीके से, एक क्रमवार तरीके से इसमें खुदाई होती है और एक के बाद एक नए नए अजूबे सामने आने लगते हैं। इसके बाद 1926 में माधव स्वरूप वत्स ने, जिनका नाम आपने पीछे देखा था और वहां पर वत्स के स्थान पे वाट हो गया था और उनकी वाट लग गई थी, तो यही है माधव स्वरूप वत्स। इन्होंने 1946 में, मतलब देख लीजिए यहाँ अलग अलग तारीख है। जो माधव स्वरूप वत्स हैं ये महान व्यक्ति हैं, ये इतिहासकार हैं और अपने देश के हैं। तो इन्होंने 1926 में और इसके बाद, इनके बाद, मतलब ये जो MS वत्स हैं, इनके बाद मॉर्टिमर व्हीलर ने 1946 में यानी 1946 में, आज़ादी से ठीक एक साल पहले, यहाँ पे उत्खनन कराया था अपने अपने स्तर से। तो यहाँ किसी एक व्यक्ति के द्वारा खुदाई नहीं करवाई गई थी, इसमें कई लोगों का योगदान है। और सच कहा जाए तो यहाँ अंग्रेजों का बड़ा रोल माना जाता है। यह सभ्यता हजारों वर्षों से जमीन के अंदर सो रही थी और भारत के लोगों को इसके बारे में जरा भी जानकारी नहीं थी। इसका पता लगाने वाले सबसे पहले जो व्यक्ति थे वो अंग्रेज ही थे। तो इस मामले में हमें अंग्रेजों को धन्यवाद देना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी नीतियां और वो लोग बहुत अच्छे थे, वे शोषण करते थे। शोषण करना उनका एकमात्र पर्पस था। वो अपने फायदे के लिए हमारे देश में आए थे, चाहे अंग्रेज हों या बाहर से आने वाले या आक्रमण करने वाले जितने भी लोग हों, वो सभी अपने फायदे, अपने पर्पस के लिए आए थे। लेकिन अंग्रेजों के अंदर एक अच्छी क्वालिटी ये थी कि वो किसी भी स्थान पर अगर कुछ नई चीज़ दिखती थी, कुछ इनोवेशन उन्हें दिखाई देती थी, तो उसकी वो कद्र करते थे। ये एक अच्छी बात है और इस सभ्यता की भी इन्होंने कद्र की। मतलब कद्र करने का तात्पर्य ये है कि थोड़ी जागरूकता दिखाई। हालांकि शोषणवादी रवैया इनका तब भी बना रहा, लेकिन फिर भी जागरूकता दिखाते हुए ये जो कुछ इतिहासकार और पुरातत्वविद हैं, ये वहाँ पर जाते हैं और तब लोगों में जागृति आती है और अपने प्राचीन अतीत को जानने की जिज्ञासा मन में पैदा होती है और यहीं से काम शुरू होता है। तो 1826 में सबसे पहली बार इसकी खोज की गई थी और बाद में इसमें खुदाई होती है काफ़ी समय के बाद। 1926 के दौर से, जो 1926 का दौर है, वहाँ से प्रॉपर तरीके से, और ये कह लीजिए कि 1923 से ही ये काम शुरू हो जाता है। तो खुदाई का काम यहाँ रेगुलर होता है और फिर जो जितनी भी चीज़ों को आप देखते हैं, चाहे वो पशुपति शिव की मूर्ति हो या देवी पार्वती कही जाने वाली जो नर्तकी की मूर्ति हो, उन सब की मूर्तियों की प्राप्ति और इसके अलावा मोहरें, विभिन्न प्रकार की चीज़ें यहाँ से प्राप्त होती हैं। स्नानागार प्राप्त होता है, अन्न भंडार प्राप्त होता है, पूरे नगर की संरचना यहाँ से दिखाई देती है, ईंटें प्राप्त होती हैं, बहुत सारी ईंटें निकलती हैं और बहुत सारी ईंटों को हमने बर्बाद भी कर दिया था रेलवे लाइन बिछाने के चक्कर में। आप जानते हैं कि हड़प्पा की खोज कैसे हुई थी।
यहाँ पर रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था और एक के बाद एक जब ईंटें निकलनी शुरू होती हैं तो लोग समझते हैं, यहाँ जो काम करने वाले लेबर्स होते हैं वो समझते हैं कि ये तो कच्चा माल है, ये रॉ मटेरियल है, इसका यूज़ हम कंस्ट्रक्शन में कर सकते हैं, जो बिल्डिंग बना रहे हैं या जो भी निर्माण कार्य वहाँ कर रहे हैं उसमें हम इसे यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो वहाँ से ईंटें उखाड़ना चालू कर देते हैं। पुरानी इमारत थी, काफ़ी हजारों साल पुरानी सभ्यता थी, तो ईंटें निकालना आसान होता है क्योंकि ये पहले से ही जर्जर थी। और ऐसे में ये एक बड़ा हिस्सा इसका नष्ट कर देते हैं, इस क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ये तबाह कर देते हैं। और बाद में इतिहासकारों तक ये सूचना पहुंचती है तो वो वहाँ जाकर सर्वे करते हैं और मालूम होता है कि नीचे एक पूरा नगर जो है वो सो रहा है और इंतजार कर रहा है कि जो बाद की पीढ़ी है, जो आगे के भावी लोग हैं, वो उसके बारे में जानने के लिए प्रयास करें। तो यहाँ से कोशिश शुरू होती है। ये कुछ बातें थी हड़प्पा के बारे में। और हड़प्पा के बारे में कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ से 2 टीले प्राप्त हुए हैं, 2 ऊंचे ऊंचे जमीन के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। इसमें से एक ईस्टर्न वाला टीला है और एक वेस्टर्न वाला टीला है। इसमें से जो ईस्टर्न वाला टीला है उसे नगर टीला कहा जाता है, ये नगर क्षेत्र वाला एरिया था। और जो वेस्टर्न वाला पार्ट है, मतलब वेस्टर्न पार्ट में भी एक ऊंची जमीन हाईलैंड पाया जाता है, तो उसे दुर्ग टीला कहा जाता है, मतलब वो फोर्टिफाइड है, वहाँ पे दुर्ग बना हुआ है। इस प्रकार की यहाँ संरचना मिली है। तो इनके बारे में हम आगे भी देखेंगे। यहाँ पर फिलहाल हमने देखा कि जो चनहुदड़ो है वो एकमात्र शहर था जो कि फोर्टिफाइड नहीं था। और इसके बाद ईंटों के आकार के बारे में कहा गया था। तो आइए देख लेते हैं ईंटें दिखती कैसी थी। देखिए दोस्तों, ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की एक झलक। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं खंडहर है, और ये जो खंडहर है ये बहुत प्राचीन है, आज से हजारों साल पुराने हैं। इनका दर्शन आप यहाँ कर रहे हैं। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष हैं। और ये है वो ब्रिक, यानी वो ईंट जिसके बारे में अभी आप कुछ देर पहले पढ़ रहे थे, उसके साइज का पता लगा रहे थे। तो देख लीजिए ये इस प्रकार की होती थी। आज के समय में जो ईंटें होते हैं वो इसी आकृति के होते हैं, लेकिन इसमें लंबाई ज़्यादा होती थी, इनकी लंबाई ज़्यादा होती थी, उसकी तुलना में चौड़ाई और ऊंचाई कम होती थी। ये इस तरह की साइज है और ये ईंटें हैं, ये चौकोर है। और चौकोर होने के साथ साथ इसमें जो लेंथ है वो ज़्यादा है, उसकी तुलना में जो हाइट और विड्थ है वो कम है इसमें। और इनका रेशियो आपने देख ही लिया, इनका जो रेशियो था वो आप पीछे देख चुके हैं। ये ईंटें हैं और ये जहाँ रखी हुई हैं, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये ग्लास वाला एक पूरा टेबल का पोर्शन है। तो ये संग्रहालय में रखी गई हैं, म्यूजियम में इन्हें सुरक्षित करके रखा गया है, ताकि आने वाली पीढ़ी को, आने वाले भविष्य को ये बताया जा सके कि कभी हमारा अतीत भी इतना ज़्यादा वैभवशाली था, हम लोग टेक्नोलॉजी के जानकार थे और उस समय भी ईंटें बना करती थी। तो आगे चलते हैं। ये जो नक्शा है, ये जो मैप है, इसमें आप हड़प्पा और इसके अलावा जो मेहरगढ़ वाला पोर्शन था, मोहनजोदड़ो और लोथल के क्षेत्र को देख सकते हैं। यही एरिया था। ये पश्चिमी भाग है भारत का, मतलब भारत के पश्चिम वाला क्षेत्र है। इसमें से सिर्फ जो लोथल है वो भारत में स्थित है। बाकी आप देख रहे हैं हड़प्पा भी जो है पाकिस्तान में चला गया है, मेहरगढ़ वाला क्षेत्र है बलूचिस्तान वाला हिस्सा है, और ये मोहनजोदड़ो है। तो ये सब अब भारत से बाहर जा चुके हैं। एक समय था जब ये भारत का हिस्सा थे। आज़ादी के बाद जो दुखद घटना हुई विभाजन की, उसका नतीजा ये निकला कि हमें अपनी प्राचीन सभ्यता, अपने प्राचीन गौरव से हाथ धोना पड़ा और ये चला गया पाकिस्तान के पास, जिसे इसकी जरा भी कद्र नहीं है। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो इसके प्रति एकदम उदासीन रवैया अपनाती है। तो ये दुख की बात है, लेकिन इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब यहाँ भी पेयर्स दिए हुए हैं, आपको ये बताना है सिर्फ कि इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, मतलब कौन सा इसमें से सही से मेल नहीं खाता। तो एक तरफ प्लेसेस के नाम दिए हुए हैं, स्थानों के नाम दिए हुए हैं, और दूसरी तरफ उसके जो एक्सप्लोरर हैं, खोज करता है, उसके नाम दिए हुए हैं। तो प्लेस कौन कौन से हैं देख लीजिए। चनहुदड़ो है, इसके बाद लोथल है, कालीबंगा है और बनावली है। ये क्षेत्रों के नाम या स्थानों के नाम है। कौन कौन से स्थान हैं? चनहुदड़ो है, लोथल है, कालीबंगा है और बनावली है, या बनवाली भी इसको कहा जाता था। इसका प्राचीन नाम बनमाली था और इसे बाद में बिगाड़कर बनावली या बनवाली के नाम से बुलाया जाने लगा। इसके जो एक्सप्लोरर हैं उनके नाम देख लीजिए। तो जॉर्ज डेल्स, इसके बाद SR राव, इसके बाद अमलानंद घोष और RS विस्ट। ये व्यक्तियों के नाम हैं और इनको आप मैच कराकर देखिए इसमें से कौन सा सही सही मेल खाता है और कौन सा नहीं। ऑप्शन आप देख रहे हैं, वनली A, वनली B, A एंड D या वनली D। आपको वो वाला ऑप्शन चुनना है जो करेक्टली मैच ना करता हो, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला, यानी वनली A जो है इसमें करेक्टली मैच नहीं है।
कौन सा? तो ये चनहूदड़ों की बात की जा रही है। चनहूदड़ों का संबंध जॉर्ज डेल्स से नहीं है, मतलब इस प्लेस के जो एक्सप्लोरर है वो जॉर्ज डेल्स नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि इसकी खोज किसने की थी? चनहूदड़ों की खोज करने वाले इसके एक्सप्लोरर कौन थे? तो देखिए, मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में, साउथ में यह जो स्थल है ये मौजूद है। मोहनजोदड़ो जो है उससे इसकी लोकेशन अगर देखी जाए तो वहां से ये 80 मील साउथ में स्थित है और इसकी खोज होती है 1931 में। ये जो चनहूदड़ो नाम का स्थान है इसकी खोज 1931 में होती है और खोज करने वाले जो व्यक्ति थे वो एक भारतीय थे, इनका नाम था एम.जी. मजूमदार। इनके द्वारा इसकी खोज होती है, लेकिन सिर्फ खोज होती है। ये एक्सप्लोरर थे, इसके उत्खननकर्ता नहीं थे, इसे खोदने वाले नहीं थे। इसका उत्खनन कराने का काम मैके ने किया था। इसे खुदवाने वाले, यहाँ से अवशेषों को निकलवाने वाले जो व्यक्ति थे वो मैके थे। और यहाँ से यानी चनहूदड़ो से सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त जो पुरानी हड़प्पा संस्कृति थी, जिसे कि झूकर संस्कृति या झांगर संस्कृति कहा जाता है, मतलब जो प्राक हड़प्पा संस्कृति थी, यानी हड़प्पा संस्कृति से पहले वाला जो समय था या अत्यंत जो प्राचीन शुरुआती दौर था, उसको हम लोग झूकर कल्चर या झांगर कल्चर के नाम से भी जानते हैं। तो उसके भी अवशेष हमें यहाँ से मिलते हैं, चनहूदड़ो से प्राप्त होते हैं। यानी काफी पुराने जो साक्ष्य हैं, एविडेंसेस हैं, वो यहाँ से मिल पाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि चनहूदड़ो के जो निवासी थे, यहाँ रहने वाले जो नागरिक थे, वो कुशल कारीगर थे। वो शिल्पी हुआ करते थे और तरह तरह की चीज़ों को बनाने में रुचि रखते थे। और इस बात की पुष्टि, इस बात का प्रूफ कहाँ से मिलता है? तो यहाँ से जो खुदाई हुई उससे हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं जो कि इस बात को पुष्ट करती हैं, प्रमाणित करती हैं। जैसे कि मनके मिले हैं, मतलब बीड्स मिली हैं, मोतियाँ, सीप मिले हैं, अस्थि और मुद्रा बनाने के लिए, मतलब अस्थियों से बने हुए, हड्डियों से बने हुए सांचे मिले हैं, और मुद्रा बनाने के लिए जो कॉइन्स होते हैं उन्हें ढालने के लिए या मुहरों के निर्माण के लिए जो सांचे होते हैं वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से प्राप्त जो अवशेष हैं, यहाँ से प्राप्त जो मटेरियल था उसमें हाथी का मतलब ये है कि हाथी का खिलौना, इसके बाद कुत्ते और बिल्ली का पीछा करते हुए आपस में जो चित्र है वो यहाँ से मिला है, मतलब कुत्ता जो है वो बिल्ली का पीछा कर रहा है। इस प्रकार के जो पद चिन्ह हैं, पैर के निशान है, फुटप्रिंट्स हैं, वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और लिपस्टिक भी मिली है। ये एक मजे की बात है, मतलब उस जमाने में भी लोग लिपस्टिक का यूज किया करते थे, सजने संवरने के शौकीन थे, श्रृंगार पटार उन्हें अच्छा लगता था। तो ये यहाँ से मिला है। और चनहूदड़ो एकमात्र पुरा स्थल है जहाँ पे वक्राकार ईंटें मिली है, मतलब कर्व शेप की जो ब्रिक्स हैं वो यहाँ से प्राप्त हुई हैं। नहीं तो जो ईंटों का आकार है वो चौकोर ही है। सिर्फ यही एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर टेढ़ी मीढ़ी या वक्राकार कर्व शेप की जो ईंटें हैं वो प्राप्त हुई हैं। ये कुछ बातें थी चनहूदड़ो के बारे में। और इसके जो खोजकर्ता थे, इसके जो एक्सप्लोरर थे वो एम.जी. मजूमदार थे, और यहाँ दिया है जॉर्ज डेल्स, इसलिए ये गलत हो जाता है, ये करेक्टली मैच नहीं है। बाकी सब बिल्कुल ठीक है। मतलब लोथल के बारे में भी सही कहा गया है। लोथल कहाँ पे है? ये अहमदाबाद जिला जो है गुजरात का, वहाँ पे है। वहाँ पे एक ग्राम है, ग्राम का नाम है सरागवाला। तो सरागवाला गांव से ये 80 किलोमीटर के दक्षिण में स्थित है। भोगवा नदी के तट पे इसकी लोकेशन है। और इसके खोज करने वाले जो व्यक्ति थे वो S.R. राव थे, यहाँ दिया भी है। खोज कब होती है? 1957 में होती है। लोथल की जो खोज होती है वो 1957 में होती है, यानी 1957 में होती है, आज़ादी के बाद, गणतंत्र लागू होने के बाद। और समुद्र तट पे स्थित यह स्थल है। आप जानते हैं गुजरात की लोकेशन समुद्र के पास में है। और पश्चिम एशिया से इसका व्यापारिक संबंध था और इसे एक बंदरगाह के तौर पे, एक पोर्ट के तौर पे यूज किया जाता था। लोथल का इस्तेमाल पोर्ट के तौर पे होता था। और जो उत्खनन यहाँ से हुआ है, खुदाई का काम हुआ है, उससे बहुत तरह की जो नगर निर्माण की योजना है वो सामने आई है। मतलब ये एक तरह से छोटा हड़प्पा या छोटा जो मोहनजोदड़ो का नगर है वो कहा जा सकता है। मतलब जिस प्रकार से नगर व्यवस्था या पूरा नगर का एक ढांचा हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, ठीक वैसा ही छोटे आकार का ढांचा या उसी प्रकार की बनावटें हमें लोथल से भी मिलती हैं। तो इसे स्मॉल हड़प्पा या स्मॉल मोहनजोदड़ो की संज्ञा दी जाती है। और फारस की मुद्रा यहाँ से मिली है, जो पर्सियन करेंसी है वो यहाँ से प्राप्त हुई है। सील प्राप्त हुई है। और पक्के रंग से रंगे हुए जो बर्तन है, जो पॉटरी है, वो यहाँ से मिली है। इस प्रकार की बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई हैं। यहाँ से गोदीवाड़े का साक्ष्य यानी पोर्ट का साक्ष्य हमें मिलता है, ये हमने देखा। इसके अलावा जो कालीबंगा है, तीसरा वाला जो आप देख रहे हैं, इसके खोज करने वाले व्यक्ति अमलानंद घोष थे। इन्हें ए घोष भी कहा जाता है। 1953 में ये जो, इनके बारे में जान लीजिए, जितने भी स्थान है महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न में बहुत सारी जानकारियां छिपी हुई हैं।
तो यहाँ जो कालीबंगा है इसके बारे में कहा गया है, अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी, ये बिल्कुल ठीक है। 1953 में इसका जो खोज का काम है वो होता है, मतलब ये अमलानंद घोष ने 1953 में इसे खोजा था। और कालीबंगा में प्राक सैंधव संस्कृति है, मतलब सबसे पुरानी जो सिंधु सभ्यता है उससे संबंधित महत्वपूर्ण चीजें प्राप्त होती हैं। और यहाँ पर कच्ची ईंटें मिली। ये जो कालीबंगा है यहाँ से कच्ची ईंटें प्राप्त हुई हैं, यहाँ पे पकी ईंटों के अवशेष या पकी ईंटों की प्राप्ति नहीं हुई है। और मोहनजोदड़ो से हमें पकी हुई ईंटें प्राप्त हुई थी। यहाँ से जो अवशेष हमें मिले हैं उसमें जूते हुए खेत का जो साक्ष्य है वो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा मायने रखता है। मतलब एक जुता हुआ पूरा फील्ड है, खेत है, इसका मतलब ये है कि लोग खेती करते थे और खेती करने के लिए बकायदा जुताई करते थे, एकदम व्यवस्थित तरीके से कृषि करते थे। तो जुता हुआ खेत यहाँ से मिला है। इसके अलावा जो अग्नि वेदिका है, हवन कुंड है, वो यहाँ से प्राप्त हुआ है। सिलेंड्रिकल शेप की जो मोहरें हैं वो यहाँ से मिली हैं, समाधियाँ मिली हैं और ईंटों से बने हुए चबूतरे मिले हैं, कच्ची ईंटें मिली हैं, ये बड़ी बात है। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीजें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा बनवाली है या बनावली भी इसे कहा जाता है। तो ये कहाँ पे है? जो बनवाली है या बनावली है इसकी लोकेशन कहाँ पे है? ये हरियाणा में स्थित है। हरियाणा में जो हिसार जिला है, हिसार डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ इसकी सिचुएशन है। और इसकी खोज करने वाले व्यक्ति जो थे वो R.S. विस्ट थे। इसकी खोज बाद में हुई है, काफ़ी बाद में हुई है, 1973 में, 1973 में इसकी खोज होती है। और यहाँ दो सांस्कृतिक अवस्थाओं, अब दो सांस्कृतिक अवस्था का मतलब क्या है? एक तो जो प्री हड़प्पा वाला समय था, मतलब हड़प्पा से पहले वाला जो टाइम पीरियड था वो, और उसके बाद जो हड़प्पा काल का समय है, उन दोनों सभ्यताओं के दर्शन यहाँ होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये क्षेत्र पहले से ही आबाद था। ऐसा नहीं कि हड़प्पा वाला जो समय था, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड था, उस समय यहाँ पर मनुष्य ने रहना या नगर बसाना शुरू किया था। ये काम यहाँ पहले से ही चल रहा था। हड़प्पा का जो पहले वाला दौर था जिसमें कि आपने जो कॉपर कल्चर है उसके दर्शन किए हैं, तो उस प्रकार के कल्चर का विकास या उस तरह की जो सभ्यताएं थी वो यहाँ पहले से ही मौजूद थी। दोनों का यहाँ दर्शन होता है। और बनवाली से हमें जल निकासी की जो प्रणाली है, मतलब जो ड्रेनेज पैटर्न है यहाँ का, मतलब वाटर का जो पूरा निकासी की व्यवस्था है वो यहाँ से प्राप्त होती है। और जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उसमें यहाँ से हल की आकृति मिली है, मतलब खिलौना प्राप्त हुआ है जो कि हल के आकार का था। अच्छे किस्म का जौ प्राप्त हुआ है, जौ के बीज प्राप्त हुए हैं यहाँ से। नालियाँ मिली हैं, नालियाँ मिलने से हमें ये पता लगा है कि जो पानी निकासी की व्यवस्था थी वो यहाँ पे चाक चौबंद थी। और मातृदेवी की छोटी छोटी मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं। जो मातृदेवी थी उनकी मूर्तियाँ हमें यहाँ से प्राप्त हुई हैं, वो छोटे आकार की हैं और मिट्टी से बनी हैं। इसके अलावा मनुष्यों, पशुओं, इन सब की भी मूर्तियाँ मिली हैं, मिट्टी की मोहरें मिली हैं। इस प्रकार की चीज़ें हमें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो ये था बनवाली। और बनवाली की खोज करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे R.S. विस्ट। इसकी खोज होती है 1973 में। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। यहाँ पर फिर से एक बार चनहूदड़ों के बारे में कुछ जानकारियाँ दी हैं। चनहूदड़ों के बारे में हमने इससे पहले देख रखा है और इसके जो खोजकर्ता थे और इसकी जो लोकेशन थी उसको भी हमने देखा है। यहाँ ये पूछा गया है कि बताइए कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट, जो 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें से किस स्टेटमेंट का संबंध चनहूदड़ों से नहीं है। तो देख लीजिए, ए वाला जो है उसमें कहा गया है कि बीड मेकिंग फैक्ट्रीज हैज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम चनहूदड़ो। चनहूदड़ों से हमें मनके बनाने के कारखाने यानी जो बीड मेकिंग की फैक्ट्री है वो प्राप्त हुई है, ऐसा यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद जो बी वाला है उसमें कहा गया है कि करेंसी विथ मार्किंग्स ऑफ 3 क्रोकोडाइल्स, इसे जूम कर लीजिए, अब देखिए, एंड 2 फिश हैव बीन ऑब्टेन्ड। मतलब यहाँ पर जो करेंसी मिली है उस पर 3 मगरमच्छों का, 3 क्रोकोडाइल्स का, और इसके अलावा 2 मछलियों का चित्रांकन है। इसके बाद डॉग क्लास हैज़ बीन फाउंड, माफ कीजिएगा, हैव बीन फाउंड वाइल चेजिंग अ कैट ऑन ब्रिक्स। मतलब ईंटों के ऊपर निशान मिले हैं, ईंटों के ऊपर किसी प्रकार के चिन्ह मिले हैं। और वो चिन्ह कैसे हैं? वो फुटप्रिंट्स हैं, जिसमें कि एक कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के जो पदचिन्ह हैं, पैर के निशान हैं, वो हमें यहाँ से ईंटों से प्राप्त होते हैं। और इसके बाद जो चौथा वाला स्टेटमेंट है उसमें ये कहा गया है कि ब्रॉन्ज डांसर स्टैचू हैज़ बीन रिसीव्ड। यहाँ से जो ब्रॉन्ज डांसर का स्टैचू है, मतलब जो कांस्य से मूर्ति है नृत्यांगना की या नर्तकी की, वो हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। आपको ये बताना है कि इसमें से किसका, कौन सा स्टेटमेंट जो है उसका संबंध चनहूदड़ों से नहीं है, कौन सा इसमें से नॉट रिलेटेड है। देखकर बताइए, ऑप्शन आपके सामने है और जो स्टेटमेंट है उसे भी आप देख रहे हैं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें डी वाला, यानी वनली डी। जो डी वाला ऑप्शन है वो सही नहीं है। डी वाला जो चीज दिया हुआ है उसका संबंध, ये सही तो है कि ब्रॉन्ज डांसर का स्टैचू है, लेकिन उसका संबंध चनहूदड़ों से नहीं है, यहां से ये रिसीव नहीं हुआ है, और यहाँ जो नॉट रिलेटेड हो वही हमें खोजना था। बाकी जितने हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो जो सही है पहले उनको देख लेते हैं, उसके बाद जो गलत है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो बीड मेकिंग की फैक्ट्रीज हैं, मतलब मन के बनाने के जो कारखाने हैं, वो हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और करेंसी जिस पर कि 3 क्रोकोडाइल्स और 2 फिशेस के जो सिंबल हैं वो बने हुए थे, ये भी यहाँ से मिला है। और कुत्ता जो है उसके फुटप्रिंट्स यानी पैरों के निशान, जो कि बिल्ली का पीछा कर रहा है, वो भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। ये तीनों चीजें हमें यहाँ से मिली हैं। लेकिन जो नृत्यांगना है, ब्रॉन्ज की बनी हुई नर्तकी की मूर्ति है, वो यहाँ से नहीं मिलती है। आप बताइए कहाँ से मिलती है? जो ब्रॉन्ज डांसर स्टैचू है उसके बारे में बताइएगा, ये कहाँ से मिलता है? ये मिलता है मोहनजोदड़ो से। इसकी जो खोज है या इसका जो प्राप्ति का स्थान है वो मोहनजोदड़ो है। और मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये मरे हुए लोगों का टीला कहा जाता है, मतलब इस नाम का अर्थ यही है। और ये सिंध के लरकाना जिले में स्थित है, लरकाना डिस्ट्रिक्ट में है, सिंधु नदी के तट पे इसकी लोकेशन है। और इसकी खोज करने वाले यानी मोहनजोदड़ो की खोज करने वाले राखाल दास बनर्जी थे। 1922 में इसकी खोज की जाती है। ये कुछ बातें थी मोहनजोदड़ो के बारे में। और यहाँ से विशाल अन्नागार मिला है, यानी जो अन्न का भंडार है वो यहाँ से प्राप्त हुआ है, काफी लंबा और चौड़ा है। और नर्तकी की मूर्ति के अलावा यहाँ से पशुपतिनाथ यानी शिव जी की मूर्ति मिली है, जिसे कि शिव जी कहा जाता है। और जो पुजारी वाली मूर्ति है, जिसमें कि एक दाढ़ी वाले पुजारी का चित्रण है, वो भी यहाँ से प्राप्त हुई है। इस प्रकार की चीजें मिली हैं। तो आइए जरा देख लेते हैं कि वह जो ब्रॉन्ज स्टैचू है, डांसर का जो स्टैचू है, वो कैसा दिखता है। ये देखिए दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये ब्रॉन्ज स्टैचू है उसी डांसर का जिसका जिक्र वहां किया गया था। और ये मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त हुआ है। ये नर्तकी की मूर्ति है। और नर्तकी इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जो मुद्रा है, इसकी जो यहाँ पे इसका जो पूरा पोस्चर है वो बिल्कुल नर्तकी जैसा दिखता है, क्योंकि ये कमर पे हाथ रख के खड़ी हैं, जैसे लग रहा है नृत्य करने वाली हैं। और एक हाथ में पूरी भरे हुए पूरी जो बाहें हैं इनकी, कलाइयां से मतलब कलाइयों से लेकर पूरा जो बाह वाला पोर्शन है वो पूरा चूड़ियों से भरा हुआ है, चूड़ियां पहन रखी हैं। और इस प्रकार की मुद्रा नर्तकियों की होती थी, इसलिए माना जाता है कि ये नर्तकी है और माना जाता रहा है। लेकिन अभी हाल ही में कुछ नए शोध सामने आए हैं, कुछ नए पेपर्स निकलकर सामने आए हैं, जिसमें यह दावा किया गया है कि यहाँ से पशुपति शिव की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ये निश्चित रूप से देवी पार्वती हैं। ये देवी पार्वती की प्रतिमा है, उनकी एक मुद्रा यहाँ पर दर्शाई गई है। और नृत्यांगना ये हो सकती है। नृत्य की जो कला है वो महादेव और माता पार्वती से बेहतर कौन कर सकता है? महादेव की नटराज वाली मूर्ति आपने देखी होगी। तो उसी प्रकार से ये माता पार्वती है जो कि नृत्य की मुद्रा में यहाँ खड़ी है। ऐसा ये जो नए शोध हैं ये बताते हैं, ये दावा किया गया है। अब ये कितने हद तक सही है ये तो जो प्राचीन सभ्यता के लोग थे वही जानते होंगे, क्योंकि इस सभ्यता के बारे में, चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो या इतनी पुरानी कोई भी चीज होती है, तो उसमें जितने प्रमाण नहीं होते उससे ज्यादा अनुमान लगाया जाता है, उससे ज्यादा गेस वर्क होता है। तो यहाँ सब कुछ अंदाजे पर है। इसकी आकृति आकार प्रकार देखकर बस अंदाजा लगाया जाता है कि ये क्या हो सकती है। तो नर्तकी कहना ये भी अंदाजा ही है, ये अनुमान है। एग्जैक्ट में ये नर्तकी थी भी या नहीं ये कोई नहीं कह सकता, मतलब एकदम प्रूफ करके कोई नहीं कह सकता। और वैसे ही अब ये एक नया कयास लगाया गया है कि ये माता पार्वती की मूर्ति हो सकती है। तो फिलहाल ये जो भी है ये प्राचीन धरोहर का एक गौरवशाली नमूना है, काफी ज्यादा मूल्यवान है, पैसे के लिहाज से नहीं बल्कि अपने अतीत और अपनी विशेषता के लिहाज से। ये मूर्ति हमें ये बताती है कि जो प्राचीन समय था, जो प्राचीन भारत था, उसमें किस प्रकार के लोग रहते थे और कितनी समृद्ध नगरीय सभ्यता थी, कितना ज्यादा उत्कृष्ट शिल्प था कि लोग इस प्रकार की मूर्तियां गढ़ने में सक्षम थे उतने पुराने समय में भी, आज से हजारों साल पहले। तो ये मूर्ति है, इसके अलग अलग जो व्यू हैं वो यहाँ दिखाए जा रहे हैं। ये संग्रहालय में रखी गई है। ये सामने का है, सामने से ये ऐसी दिखती है। ये बगल वाला पोर्शन है, ये चूड़ियों वाला हाथ आप देख सकते हैं लंबा सा। इसके बाद ये पीछे से है इस प्रकार से। और यह जो मूर्ति है यह निर्वस्त्र है, इस पर इसके शरीर पर वस्त्र नहीं है। तो निर्वस्त्र होने का मतलब यहाँ निर्लज्जता से नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि कोई शर्म खोकर मूर्ति बनाई गई है। उस समय की जो सभ्यता थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसमें निर्वस्त्र मूर्तियां प्राप्त होती हैं। और इसका मतलब यहाँ वासना से बिल्कुल नहीं है। जो विचार थे वो पवित्र थे और ऐसा माना जाता था कि वस्त्रों की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे दिगंबर संप्रदाय के लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि दिशाएं ही उनका वस्त्र है। दिगंबर संप्रदाय जो जैन धर्म में होता है
उसमें जो उसके अनुयायी होते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर में जैन धर्म का विभाजन हो गया था, ये आप जानते हैं। तो जो श्वेतांबर थे वो तो कपड़े पहनते थे, लेकिन जो दिगंबर थे जैसे कि महावीर स्वामी खुद, वो वस्त्र धारण नहीं करते थे। तो इसके पीछे उनकी कोई अश्लीलता नहीं थी, ऐसा उनका अपना विचार था, उनके अपने स्वतंत्र विचार थे। और वो मानते थे कि वस्त्र धारण करने की क्या आवश्यकता है, मनुष्य जो है वो नग्न ही पैदा हुआ है और नग्न करके ही भेजा जाएगा, मतलब जाएगा जब अर्थी पर तो उसके कपड़े उतार दिए जाएंगे और उसे जो कफन है वो पहनाया जाएगा। इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो वो दर्शन में विश्वास रखते थे, उनकी जो सोच थी वो दार्शनिक हुआ करती थी। तो यहाँ फिलहाल ये जो मूर्ति है यह भी नग्न है, और इस प्रकार की बहुत सारी मूर्तियों के दर्शन आपको अपनी प्राचीन सभ्यता में होंगे। और इसका मतलब ये नहीं है कि ये अश्लीलता है, ये उस समय के लोगों के विचार थे और ऊंची सोच वाले थे। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 39 को देख लीजिए। यहाँ पे 39वें नंबर का प्रश्न आपके सामने है। लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है। इसमें लिस्ट 1 में कुछ चीज़ों के नाम दिए हुए हैं, मतलब जो विशेष स्थलाकृतियाँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से, उसके नाम दिए हुए हैं। और जो लिस्ट 2 है उसमें स्थान के नाम दिए हुए हैं, साइट्स के नाम दिए हुए हैं। तो देख लीजिए, ह्यूज बाथरूम्स, यहाँ जो बाथरूम्स प्राप्त हुए हैं वो कैसे हैं, ह्यूज हैं, मतलब विशाल स्नानागार की बात की जा रही है। इस जो नहाने का स्थान है वो काफ़ी बड़ा था और बीच में एक कुंड था, मतलब पानी का जलाशय था, और उसमें सीढ़ियाँ बनी हुई थी। ऐसा माना जाता था कि इसमें लोग उतर कर नहाया करते थे। बावड़ी टाइप स्ट्रक्चर था, जैसे राजस्थान में बावड़ी पाई जाती है उस प्रकार की संरचना होती थी। और कपड़े बदलने के लिए, मतलब अपने वस्त्र को बदलने के लिए लोग नहाते थे तो वस्त्र सहित नहाते थे। कहीं नदी में आप नहाते हैं तो कपड़े उतार कर नहीं नहाते, कपड़े सहित नहाते हैं, बाद में गीले कपड़ों को बदल लेते हैं। तो ठीक वैसी ही व्यवस्था यहाँ भी थी, सामूहिक लोग स्नान करते थे और ऐसे में वस्त्र बदलने के लिए अलग से कमरे बने हुए थे। तो इस प्रकार की व्यवस्था थी। और इसी प्रकार से स्क्वायर ब्रिक्स, जो चौकोर या स्क्वायर शेप की जो ब्रिक्स हैं वो प्राप्त हुई हैं। फिर गोदीवाड़ा, और अंत में दिया हुआ है कि सर्कुलर प्लेटफॉर्म्स फॉर ग्रेन हार्वेस्टिंग। जो ग्रेन हार्वेस्टिंग की विधियां थी उसके लिए हमें सर्कुलर प्लेटफॉर्म्स प्राप्त हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से प्राप्त तो होती हैं, लेकिन कौन सी चीज़ हमें कहाँ से मिलती है ये जानना आवश्यक है। और यहाँ से बहुत बार प्रश्न बने हैं और फ्यूचर में भी बनते रहेंगे, इन्हें कोई रोक नहीं सकता। तो देख लीजिए, हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, इसके अलावा लोथल है और चनहुदड़ो है। ये स्थानों के नाम है। इसको आपको लिस्ट 1 से मैच कराना है। ऑप्शन आपके सामने है, डी जो है वो छिप गया है, उसको भी ले आइए। अब देखिए, ABCD 4 विकल्प है और इसमें जो दिया हुआ है लिस्ट 1 और लिस्ट 2, उसे आप देख लीजिए, मिलाकर देखिए कौन सा किससे मैच करेगा। और इसकी सही मैचिंग हो जाएगी डी वाली। डी का मतलब ये है कि BDCA। अब BDCA के हिसाब से इसे पहले मिला लीजिए। देखिए, BDCA का मतलब है कि पहले वाले का B हो जाएगा, ह्यूज बाथरूम। ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से। इसके बाद डी वाला, मतलब जो इसमें डी है चनहुदड़ो, वो स्क्वायर ब्रिक्स से संबंधित है। इसके बाद सी वाला जो है गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा हमें कहाँ से मिलेगा, लोथल से मिलेगा। लोथल जो था उसे बंदरगाह के तौर पे, पोर्ट के तौर पे यूज किया जाता था। तो इसका तीसरे का सी हो जाएगा। और चौथा वाला जो है उसका ए हो जाएगा, यानी जो सर्कुलर प्लेटफॉर्म्स हमें मिले हैं ग्रेन हार्वेस्टिंग वाले, वो हड़प्पा वाले क्षेत्र से मिले, हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। तो ये अलग अलग स्थानों से प्राप्त कुछ चीज़ों के नाम हैं जिन्हें कि आप यहाँ देख रहे थे और उनकी आपस में मैचिंग करा रहे थे, उन्हें मेल करा रहे थे। चलते हैं आगे। और आगे चलने से पहले दोस्तों, जो नर्तकी की मूर्ति के बारे में तथ्य आपको बताए गए हैं उसमें कुछ चीज़ें और जोड़ लीजिए। 4500 साल पुरानी वो मूर्ति है लगभग, मतलब ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि आज से करीब 4500 ईयर्स वो ओल्ड है, मतलब पुरानी है। और वह कांसे की बनी हुई है, ब्रॉन्ज का स्टैचू है और शरीर पर उसके वस्त्र नहीं है, ये चर्चा की गई है। तो ये सही बात है, जो इतिहास में तथ्य दिए रहते हैं वो आपके सामने रखे जाते हैं। अब उसमें किसी की भावनाएं आहत होने का कोई सवाल नहीं उठता। अगर आप उसे अपने दिल पर लेते हैं तो ये गलत है। देखिए, इतिहास जो देखता है वो बोलता है, मतलब इतिहास में जो दर्ज होता है वही आपको दिखाया जाता है, बताया जाता है। तो उस समय नग्नता, अश्लीलता नहीं होती थी। ये बात मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप कमेंट में ये मत कहिएगा कि फिर मैंने कुछ गलत बता दिया। उस समय इस प्रकार की भावनाएं लोगों की होती थी। जैसे महावीर स्वामी का आपने उदाहरण देखा था, वहाँ पे दिगंबर संप्रदाय जो था वो दिशाओं को वस्त्र मानता था, कहते थे कि दिशाएं ही मेरा वस्त्र है। इस प्रकार की उनकी फीलिंग्स होती थी। तो वो उनके अपने विचार हैं। आज के समय के लोग क्या सोचते हैं इससे उनका कोई सरोकार नहीं था। ठीक है, तो ये मूर्ति जो थी ये आज से 4500 साल पुरानी है और इसकी प्राप्ति मोहनजोदड़ो से हुई थी। ये कुछ चीज़ें हैं।
अब जो अगला प्रश्न है उसको देख लीजिए, और उसमें आगे चलने से पहले यहाँ पर हमने देखा कि कुछ जो बाथरूम या ब्रिक्स या गोदीवाड़ा या जो सर्कुलर प्लेटफार्म्स हैं वो अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुई हैं। तो इसी हिसाब से जो औद्योगिक केंद्र है, जो इंडस्ट्रियल इसमें कोर पॉइंट है, उनको देख लीजिए। जैसे कि ईंट निर्माण का जो केंद्र है, जो ब्रिक्स फार्मेशन की फैक्ट्री थी, वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। वैसे ही मनका उद्योग, जो बीड्स की फैक्ट्रीज हैं, वो चनहूदड़ो से मिली हैं। इसके अलावा लोथल से भी प्राप्त हुई हैं। बड़े पैमाने पर इनकी जो प्राप्ति है वो चनहूदड़ो से हुई है, और कुछ मात्रा में ये लोथल से भी प्राप्त हुई है। धातु उद्योग, जो मेटल का काम होता था, वो कहाँ पे होता था, तो उसकी जो प्राप्ति है वो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से हुई है। और ये जो मूर्ति थी हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। इसके बाद चांदी के उपकरण बनाने का, सिल्वर के जो टूल्स होते थे उसको बनाने का जो उद्योग था वो चनहूदड़ो से और कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। हाथी दांत के भी उद्योग लगे थे, मतलब हाथी का जो दांत होता था उसके जो टस्क होते थे उसका भी यूज़ किया जाता था, उससे आभूषण बनाए जाते थे और तरह तरह की चीज़ें बनती थी। तो वो हमें गुजरात वाले क्षेत्र से मिला है। इसी प्रकार से चूड़ी उद्योग हमें कालीबंगा और चनहूदड़ो से प्राप्त होता है। कालीबंगा का मतलब क्या होता है, काले कंगन या काली चूड़ियाँ, इसका अर्थ ही यही होता है। इस प्रकार की चीज़ें हमें मिली हैं। तो इसे यहीं छोड़ देते हैं 39 नंबर के क्वेश्चन को। इसमें हमने देखा कि इसकी सही मैचिंग क्या हो सकती है। जैसे कि सर्कुलर प्लेटफॉर्म वाला जो इसमें विकल्प दिया था वो हड़प्पा से मैच करेगा। वैसे ही जो ह्यूज बाथरूम था उसका संबंध मोहनजोदड़ो से था। स्क्वायर ब्रिक्स का संबंध यहाँ पे चनहूदड़ो से था, और गोदीवाड़ा हमें लोथल से प्राप्त हुआ था। 40 नंबर का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ भी लिस्ट दी हुई है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मैच कराना है और बताना है कि इसकी सही मैचिंग क्या हो सकती है। तो देख लीजिए, कपुल बरियल, यहाँ पे जो युग्म समाधि के साक्ष्य हैं वो प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा स्टोन स्टैचू ऑफ, दूसरे वाले में ये कहा गया है कि जो नेवले की पत्थर की मूर्ति है, नेवला जो होता है वो एक जीव होता है, आप देखे होंगे सर्प और नेवले की लड़ाई, तो सांप और नेवले में कट्टर दुश्मनी होती है। यहाँ पे नेवले की पत्थर की प्रतिमा मिली हुई है। इसके बाद जो तीसरा वाला है उसको देख लीजिए, यहाँ पे एक आइडल मिला है जिसमें कि हेयर पार्टीशन जो होता है, यानी जो बीच की मांग होती है, उसमें वर्मिलियन भरा हुआ है, मतलब सिंदूर भरा हुआ है। इसका मतलब यह है कि वहां पे सुहाग की निशानी के तौर पे सिंदूर का यूज किया जाता था। इसका साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है। और 21 जो शवाधान है वो प्राप्त हुए हैं, मतलब 21 समाधियों की प्राप्ति हुई है। अब आपको ये बताना है कि ये जो जितनी भी बातें दी हुई हैं, जितने भी स्थानों के नाम या जितनी भी चीज़ों के नाम दिए हुए हैं, ये हमें किन प्लेसेस से मिली हैं, किन साइट से मिली हैं। तो लिस्ट 2 को आप देख लीजिए, यहाँ पे कालीबंगा का नाम दिया है, धौलावीरा का नाम दिया है, नौसारो का नाम दिया हुआ है और मोहनजोदड़ो का नाम दिया हुआ है। आपको इसे मैच कराना है और बताना है कि सही मैचिंग क्या होगी लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की। और ये रहा आपका ऑप्शन, ये आपके विकल्प हैं और ये आपका प्रश्न है। देख लीजिए, विकल्प भी देख लीजिए, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला। सी का मतलब ये है कि ABCD, और ABCD का मतलब ये है कि हम बेवकूफ़ी कर रहे थे इसे मैच कराने की। ये पहले से ही मैच है, इसमें कुछ करना ही नहीं था, ये पहले से ही सही सुमेलित है, इसमें सब कुछ ठीक ठाक लिखा हुआ है। जो युग्म समाधि का साक्ष्य है वो कालीबंगा से मिला है। इसके बाद जो स्टोन स्टैचू है नेवले का, वो हमें धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। और जो वर्मिलियन हेड पार्टीशन, माफ कीजिएगा, हेयर पार्टीशन में भरा हुआ मिला है, एक आइडल है यानी एक स्टैचू है, उसमें ऐसा मिला है, तो वो नौसारों से प्राप्त हुआ है। और 21 जो शवाधान है वो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार के साक्ष्य हमें मिले हैं और ये बिल्कुल ठीक मैच था। मतलब जितने भी विकल्प हैं, जितनी भी लिस्ट के ऑप्शन दिए हुए हैं, वो सब कुछ अपने स्थान पर मौजूद है, कोई भी इसमें डिसलोकेट नहीं है। तो इसमें कौन सा होना चाहिए, सी वाला होना चाहिए। सी वाले विकल्प का हमने सिलेक्शन किया है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 41 को देख लीजिए। यहां फिर से स्टेटमेंट आपके सामने उपस्थित हो गया, ये पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो देख लीजिए इसे। यहां ये कहा गया है कि कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स को पहले देख लीजिए और बताइए कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट वाला जो है उसमें कहा गया है कि मोहनजोदड़ो वाज सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ इंडस रिवर। मोहनजोदड़ो इसकी जो सिचुएशन थी वो सिंधु नदी के राइट बैंक पे थी, यानी दाहिने किनारे पर थी। इसके बाद जो बी वाला है उसमें कहा गया है कि चनहूदड़ो वाज सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ इंडस रिवर। चनहूदड़ो जो है वो इंडस रिवर के लेफ्ट बैंक पर सिचुएटेड है। इसके बाद जो सी वाला है उसमें कहा गया है कि रोपड़ वाज सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ सतलुज रिवर, यानी रोपड़ जो है यह सतलज रिवर के राइट बैंक पर सिचुएटेड है, यानी सतलज नदी के दाहिने किनारे पर इसकी स्थिति है। और मांडा वाज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर चिनाब।
जो मांडा है वो चिनाब नदी के लेफ्ट बैंक पर स्थित है, यानी इसके बाएं किनारे पर स्थित है। आपको ये बताना है कि ये दाहिना बायां जो दिया हुआ है इसमें से कौन सा सही है। जो सही हो उसका सिलेक्शन आपको करना है। सभी सही हो सकते हैं या इसमें से कुछ ही ठीक हो सकते हैं। तो वनली ए एंड बी, वनली ए बी एंड डी, या वनली सी, या फिर ऑल, देखकर बताइए। और इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला, अर्थात ए बी एंड डी। इसमें जो ए वाला स्टेटमेंट है, बी वाला जो स्टेटमेंट है और जो डी वाला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो सी वाला है, इसमें जो सी वाला कथन दिया हुआ है ये सही नहीं है। कहा गया है कि रोपड़ वाज सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ सतलुज रिवर, ये सही नहीं है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, व्याख्या क्या कहती है। देखिए, रोपड़ इज सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ सतलुज रिवर, वहां दिया हुआ है राइट बैंक, यहाँ दिशा गलत दी थी। जो तट की दिशा है, डायरेक्शन है, वो यहाँ पे गलत दी थी, इसलिए वो जो स्टेटमेंट था वो गलत हो जाता है। कहा गया है कि रोपड़ जो है वो सतलज नदी के लेफ्ट बैंक पर सिचुएटेड है। द साइट वाज फर्स्ट, यहाँ पे इसकी जो इसको एक्सप्लोर करने वाले जो व्यक्ति थे, मतलब पहली बार इसे एक्सप्लोर करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम यज्ञदत्त शर्मा था। तो उसके द्वारा इन्हें खोजा गया था, मतलब इस स्थान की खोज की गई थी। बिटवीन 1935 टू 1956 इसकी जो खोज और खुदाई का काम है वो 1935 से लेकर 1956 तक चलता है, आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद तक ये काम चलता रहता है। इट्स मॉडर्न नेम इज रूपनगर, इसका जो आधुनिक नाम है, वर्तमान का जो नाम है वो रूपनगर है, और जो प्राचीन नाम है वो रोपड़ था। ये हमने देखा। और इस स्थान से यानी रूपनगर से या रोपड़ से हमें बहुत तरह के साक्ष्य मिले हैं, बहुत तरह के एविडेंसेस मिले हैं, और करीब 5 स्तर के जो चित्रित यहाँ पे मृदभांड है, मृदभांड का मतलब जो पॉटरीज हैं वो प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा कुषाण, गुप्त और जो मध्यकालीन मिट्टी के बर्तन हैं, पॉटरीज हैं, वो यहाँ से मिली हैं। और ऐसे भी मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिस पर कि ग्रे कलर का पेंट था या ब्लैक कलर की पॉलिश थी। इस प्रकार का पेंट किए हुए बर्तन हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। ये सब हम यहाँ रोपड़ से प्राप्त करते हैं, और यह पंजाब में सतलज नदी के तट पर स्थित है, ये आपने देखा। और इसकी खोज करने वाले जो व्यक्ति थे वो यज्ञदत्त शर्मा थे। ये इसमें सही दिया हुआ था, मतलब जो सही जानकारी है वो यहाँ एक्सप्लेनेशन में दी हुई थी, और यहाँ जो स्टेटमेंट है इसमें सही नहीं दिया है। बाकी जो जानकारी है वो बिल्कुल ठीक है। मांडा जो है, मांडा के बारे में देख लीजिए, यहाँ कहा गया है कि मांडा वॉज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर चिनाब, ये बिल्कुल ठीक है। मांडा है कहाँ पे, तो पीर पंजाल पर्वतमाला जो है, हिमालय का जो क्षेत्र है, वहां पे जो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है उसकी तराई में ये स्थित है। उसका जो नीचे वाला जो गिरिपद वाला हिस्सा है वहां पे ये स्थित है। चिनाब नदी के दाहिने किनारे पर जो जम्मू वाला क्षेत्र है वहां इसकी प्राप्ति हुई है, और यहाँ से काफी कुछ हमें प्राप्त हुआ है। हड़प्पा कालीन जो सबसे नॉर्दर्न या जो नॉर्थ मोस्ट इसमें साइट है वो हमें मांडा के रूप में ही प्राप्त होती है। ये सब स्थान है, और जो मुख्य स्थान है उसमें इन्हें देखा जाता है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। 42वें नंबर के प्रश्न को देखिए, यहाँ फिर से स्टेटमेंट आपके सामने है। इसमें यह कहा गया है कि कॉन्सीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आप तब से कॉन्सीडर ही कर रहे हैं, यहाँ भी कॉन्सीडर ही करना है। स्टेटमेंट ए को देखिए, इसमें कहा गया है कि सोतका को साइट वॉज डिस्कवर्ड बाई एरिल स्टाइन, मतलब इसकी जो डिस्कवरी है वो एरिल स्टाइन के द्वारा की गई थी। इसके बाद कोट दीजी या कोटी दीजी साइट वॉज डिस्कवर्ड बाई आर्कियोलॉजिस्ट धुर्वे। यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट धुर्वे के द्वारा जो कोट दीजी नाम का स्थान है, जो साइट है, उसकी डिस्कवरी की गई थी 1935 एडी में। इसके बाद जो सी वाला है उसमें कहा गया है कि रंगपुर साइट वॉज डिस्कवर्ड बाई SR राव इन 1954 एडी, यानी 1954 ईस्वी में SR राव के द्वारा रंगपुर साइट की डिस्कवरी की गई थी, उसकी खोज की गई थी। और आलमगीरपुर साइट डिस्कवर्ड बाई भारत सेवक समाज इन 1958 एडी, यानी 1958 ईस्वी में जो आलमगीरपुर मेरठ में जो स्थान है हड़प्पा कालीन, उसकी डिस्कवरी की गई थी भारत सेवक समाज के द्वारा या भारत सेवक संघ के द्वारा। अब आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सा नॉट करेक्ट है। यहाँ पर करेक्ट नहीं खोजना है, ये जो नॉट होता है ये बड़ा खतरनाक होता है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। कभी कभी ये पूरा प्रश्न आता हुआ गलत करवा देता है, तो अगर इस पर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप जो करेक्ट है उसको खोजने लगेंगे। यहाँ जो गलत है उसकी तलाश करनी है, तो खोज कर देखिए इसमें से कौन सा गलत है। खोजकर्ताओं के नाम दिए हुए हैं, कौन से स्थान का पता लगाने वाले कौन से व्यक्ति थे, देखकर बताइए। इसमें जो बी वाला स्टेटमेंट दिया है कोट दीजी के बारे में, तो ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर जो आर्कियोलॉजिस्ट थे धुर्वे, उनके द्वारा 1935 ईस्वी में इसकी डिस्कवरी की गई थी।
कोटडीजी है कहाँ पर, कोटडीजी के बारे में कुछ जान लीजिए। देखिए कोटडीजी साइट, इसके बारे में कहा गया है, इसकी डिस्कवरी करने वाले जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनका नाम बिल्कुल ठीक दिया है, और जो सन है वो भी बिल्कुल सही है। ये सिंध प्रांत में स्थित है, जो सिंध प्रोविंस है वहाँ पे ये स्थित है। खैरपुर नाम का एक स्थान है, वहाँ इसकी लोकेशन पाई जाती है। और इसकी सबसे पहले खोज करने वाले धुर्वे थे 1935 में, और 1955 में यानी 1955 में फजल अहमद खान ने इसकी नियमित खुदाई शुरू करवाई थी। तो खुदाई का काम इसमें बहुत बाद में शुरू होता है, यानी आज़ादी के बाद जब पाकिस्तान के रूप में वो हिस्सा अलग हो जाता है, तब यहाँ पे खोज जो खुदाई का काम है वो स्टार्ट होता है। और इसका खनन कार्य कराने वाले जो व्यक्ति थे वो फजल अहमद खान थे। और संभवतः जो पाषाण युगीन सभ्यता थी, जो स्टोन एज वाला कल्चर था, उसका अंतिम वाला जो अवशेष है, उसके अंतिम के जो एविडेंसेस हैं, और हड़प्पा सभ्यता का जो प्रारंभिक दौर है उसका जो सबसे सार्थक प्रमाण है, जो सबसे सार्थक प्रूफ है, वो हमें यहाँ से प्राप्त होता है। अब यहाँ से मिला क्या क्या है, तो कोटडीजी से हमें जो बाण होता है यानी जो एरो होता है उसका आगे वाला हिस्सा प्राप्त हुआ है, उसका जो फ्रंट है वो मिला है। इसके अलावा कांसे की चूड़ियाँ मिली हैं, जो ब्रॉन्ज की बैंगल्स होती हैं वो यहाँ से प्राप्त हुई हैं। धातु के उपकरण मिले हैं, मतलब मेटल के टूल्स मिले हैं, और हथियार भी मिले हैं। इस प्रकार की चीज़ें हमें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो स्टोन एज का समापन था और हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभ था, उस दौर की कई चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं। दोनों के एविडेंसेस यहाँ से प्राप्त होते हैं। ये कोटडीजी के बारे में था और ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद रंगपुर जो है उसको भी देख लीजिए। रंगपुर कहाँ पर है, यहाँ जो सी वाला स्टेटमेंट है उसमें रंगपुर का जिक्र किया गया है। तो रंगपुर गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। इसकी जो लोकेशन है रंगपुर की, वो गुजरात का अहमदाबाद जिला है। इसकी खोज करने वाले व्यक्ति एस.आर. राव थे। एस.आर. राव थे, बताइए, इसकी खोज करने वाले व्यक्ति एस.आर. राव थे या कोई और था, सोच कर बताइएगा। तो ये बात बिल्कुल ठीक है दोस्तों कि एस.आर. राव ने इसकी खोज की थी, लेकिन ये अकेले नहीं थे। इनके साथ खोज करने वाले एम.एस. वत्स थे। मतलब यहाँ पे खोज करने वाले दो व्यक्ति थे, और पहले इसके बारे में पता लगाने वाले जो व्यक्ति थे वो एम.एस. वत्स थे। बाद में 1953 में एस.आर. राव ने इसमें और भी महत्वपूर्ण खोजें की थी। तो दोनों का संबंध इससे है। यहाँ पर प्रश्न अगर आएगा, मतलब इस प्रकार का अगर क्वेश्चन बनता है, तो उसमें दुविधा खड़ी हो सकती है, वहाँ पे डायलेमा की स्थिति बन सकती है। फिलहाल जानकारी रखिए दोनों के बारे में। दोनों ने यहाँ पे महत्वपूर्ण खोजें की हैं। 1931 में जो खोज की गई थी वो एम.एस. वत्स के द्वारा की गई थी, और बाद में 1953 में एस.आर. राव ने इसमें कुछ और नया जोड़ दिया। यहाँ से मिला क्या है, तो यहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं धान की भूसी का ढेर, मतलब जो पैडी होती है उसके जो छिलके होते हैं उसका पूरा ढेर हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। और कच्ची ईंटों से बने हुए बड़े बड़े जो फोर्ट हैं वो मिले हैं यहाँ से। नालियाँ मिली हैं, और जो पॉटरी है वो यहाँ से प्राप्त हुई है, मतलब मृद भांड यहाँ से मिले हैं। इस प्रकार की चीज़ें मिली हैं, और ये है रंगपुर। तो आइए इसका जो आंसर है उसको देख लेते हैं। यहाँ जो विकल्प है उसको हम देख ही रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला, यानी ओनली ए जो है वो इसमें इनकरेक्ट है। जो नॉट करेक्ट हो उसी को आपको खोजना था। तो जो ए वाला ऑप्शन है वो इसमें नॉट करेक्ट है। ए वाले का मतलब क्या है, जो सोतका कोह के बारे में कहा गया है, इसकी खोज करने वाले एरिलस्टाइन नहीं थे, ये व्यक्ति का नाम गलत दिया है। बाकी जितने स्टेटमेंट हैं वो बिल्कुल सही है। आलमगीरपुर साइट की खोज करने वाला भारत सेवक समाज था। वैसे ही जो रंगपुर साइट है इसकी खोज करने वाले एस.आर. राव, और उससे भी पहले यहाँ एक और नाम याद रखिएगा एम.एस. वत्स का, माधव स्वरूप वत्स, ये सबसे पहले इसकी खोज करने वाले व्यक्ति थे। खोजकर्ताओं की जो लिस्ट है उसमें जो राव है उनका भी नाम शामिल है, यानी जो एस.आर. राव है उनका भी नाम शामिल है, लेकिन वो बाद में आते हैं। अगर यहाँ पर नाम दिया रहेगा वत्स का तो आप सही उसी को चुनेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ वत्स का जिक्र नहीं किया गया है तो इसीलिए आप एस.आर. राव को चुन रहे हैं, और 1953 वाला जो है उसको महत्व दे रहे हैं। तो कायदे से इसका पता 1953 में ही लगता है, लेकिन इसकी जो शुरुआती खोज है वो 1931 में यानी 1931 में एम.एस. वत्स के द्वारा कर दी जाती है। तो दोनों ही लोगों का नाम इससे जुड़ा हुआ है। ये रंगपुर के बारे में कहा जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा। फिलहाल ये सही है। इसमें गलत कौन सा था, सिर्फ पहला वाला सोतका कोहला। तो आइए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। देखिए, सोतका कोह साइट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ शादीकोर रिवर। शादीकोर रिवर या शादीकोर जो नदी है उसके बैंक पर, उसके किनारे पर सोतका कोह नाम का स्थान मौजूद है। ये हड़प्पा सभ्यता का संबंधित स्थल है, और इसकी लोकेशन कहाँ पे है, साउदर्न बलूचिस्तान में। जो बलूचिस्तान प्रांत है वहाँ पे, जो साउदर्न पार्ट है वहाँ इसकी लोकेशन है। दिस साइट वॉज डिस्कवर्ड बाई जॉर्ज डेल्स।
जॉर्ज डेल्स के द्वारा इसकी खोज की गई थी 1962 में, यानी बहुत बाद में। 1962 में इसकी डिस्कवरी की जाती है जॉर्ज डेल्स के द्वारा। तो वहाँ जो एरिलस्टाइन का नाम दिया हुआ है वो गलत है, और इसकी लोकेशन जान लीजिएगा। प्रश्न में जो जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, एक्सप्लेनेशन के रूप में, उसको भी ध्यान देना आवश्यक है। सोतका को ये सिचुएटेड कहाँ पे है? ये शादी कौर नदी के तट पे जो साउदर्न बलूचिस्तान वाला हिस्सा है वहाँ स्थित है, और इसकी डिस्कवरी करने वाले जो व्यक्ति थे वो जॉर्ज डेल्स थे। ये हम यहाँ देखते हैं। और खोज कब होती है? 1962 में। तो ये वाला स्टेटमेंट उसमें गलत दिया हुआ था। इसके आधार पे हमने आंसर ए को चुना है, जिसमें ये कहा गया था कि जो ओनली ए है वो इनकरेक्ट है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 को देखिए। यहां कॉन्सीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उस पर आपको चर्चा करनी है। ए वाला जो है उसमें कहा गया है कि द बिगेस्ट बिल्डिंग इन द सिटी ऑफ मोहनजोदड़ो वाज ग्रेनरी। यहां ये कहा गया है कि मोहनजोदड़ो की जो सबसे बिगेस्ट बिल्डिंग थी, यानी सबसे बड़ी इमारत थी, वो ग्रेनरी थी, यानी अन्नागार था। ग्रेनरी का मतलब क्या? जहां पे ग्रेन का भंडार हो, उसका स्टोरेज हो। तो ये अन्न भंडार था जहां पे अन्न को संचित करके रखा जाता था। जो अनाज वहां उपजाया जाता था उसको इकट्ठा करके सुरक्षित रखने का जो तरीका था वो यहाँ पे दिया हुआ था, और ये सबसे बड़ी इमारत थी मोहनजोदड़ो की, ऐसा यहाँ कहा गया है। इसके बाद सेकेंड वाले स्टेटमेंट में कहा गया है कि क्रीमेट्री नेम्ड R37 नाम का जो समाधि स्थल है वो डिराइव्ड हुआ है कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। इसकी जो प्राप्ति है या इसका जो संबंध है वो मोहनजोदड़ो से है या मोहनजोदड़ो से है। इसके बाद जो सी वाला है उसको देख लीजिए। इसमें ये कहा गया है कि 16 फर्नेसेस एंड मेटल मेकिंग क्रूसिबल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम द हड़प्पन साइट। इनकी जो प्राप्ति है यह हड़प्पा साइट से हुई है या हड़प्पा स्थल से हुई है, ऐसा दिया हुआ है। और डी वाला जो इसमें लास्ट वाला स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि इविडेंस ऑफ लिपस्टिक, कॉम्ब, काजल, रेजर एक्सेट्रा हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम चनहुदड़ो साइट। लिपस्टिक के बारे में आपने चनहुदड़ो में देखा था, तो यहाँ वही दिया हुआ है। लिपस्टिक के अलावा कंघी, काजल और दाढ़ी बनाने वाला जो रेजर होता है, शेविंग का जो औजार होता है, वो यहाँ से प्राप्त हुआ है। यानी उस जमाने में भी लोग क्लीन शेव रखने के शौकीन थे। तो इस तरह के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। आपको ये बताना है कि इसमें से जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं कौन सा करेक्ट है। जो करेक्ट हो उसका सिलेक्शन आपको करना है। ये आपके ऑप्शन है, सभी सही हो सकते हैं या इसमें से कुछ ही ठीक हो सकते हैं, देख कर बताइए। और इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला। सी का मतलब है ओनली ए, सी एंड डी। केवल ए, सी और डी जो है वो करेक्ट है। इसमें जो बी वाला है वो इनकरेक्ट है। जो करेक्ट हो उसी का सिलेक्शन आपको करना था। तो ए सही है, सी सही है और डी सही है। लेकिन जो इसमें, माफ कीजिएगा, ए सही है, सी सही है और डी सही है, बी वाला जो है वो सही नहीं है। बी वाला इसमें नॉट करेक्ट है। यहाँ जो आंसर है वो यही कहता है। इसमें ये वाला ऑप्शन हमने चुना था। अब इसमें बी वाला जो ऑप्शन है या बी वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत क्यों है, तो आइए देख लेते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन। यहाँ ये कहा गया है कि इस प्रकार की जो समाधि स्थल है जिसे कि R37 के नाम से जाना जाता है, ये हड़प्पा सिटी से प्राप्त हुआ है। इसकी जो प्राप्ति है वो साउथ ऑफ हड़प्पन सिटी, मतलब जो हड़प्पा शहर है उससे ये दक्षिण वाले हिस्से में प्राप्त हुआ है। एनदर, ऐसे ही एक और स्थान के बारे में यहाँ दिया हुआ है, तो इसका नाम यच था। यहाँ पे 1934 में इसकी खोज होती है, इसकी डिस्कवरी होती है हड़प्पा में, और इसका जो नाम है वो एच के नाम से इसे संबोधित किया जाता है। तो ये हमने कुछ समाधि स्थलों के बारे में देखा जो कि हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं, जैसे कि R37 है। R37 की जो प्राप्ति है वो एक कब्रिस्तान है, असल में एक समाधि का स्थान है जहाँ पे शवों को दफनाया जाता था। ये आवास क्षेत्र जो था, मतलब रहने का जो स्थान था हड़प्पा में, उससे दक्षिणी भाग में ये स्थित था। तो दक्षिण दिशा को यहाँ पे शव रखने या शव को गाड़ने के स्थान के तौर पे यूज किया जाता था। ये एक बड़ी बात है। यहाँ पर धार्मिक महत्व भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये हम देखते हैं। और हड़प्पा जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये आपने देखा ही। ये पंजाब प्रांत का जो मोंटगोमरी जिला है, मतलब पाकिस्तान अधिकृत जो पंजाब है उसके मोंटगोमरी जिले में ये स्थित है, रावी नदी के बाएं तट पे, ये आपने देखा था। और इसके बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाले चार्ल्स मेसन थे। चार्ल्स मेसन के द्वारा इसकी जानकारी सबसे पहले दी गई थी, और 1921 में दयाराम साहनी ने इसका सर्वे किया था। ये सब हम देख चुके हैं। तो हड़प्पा के बारे में ये कुछ जानकारी थी। और यहाँ से अवशेष जो मिले, जो एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं, उसमें बर्तन पे बना हुआ मछुआरे का चित्र, मतलब एक मछुआरा है जिसका चित्र उकेरा गया है बर्तन पे, जो पॉट्स है वहाँ के, और शंख का बना हुआ बैल। इसके अलावा स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, मतलब वही मातृदेवी की जो मूर्ति है उसकी प्राप्ति यहाँ से होती है।
इसके अलावा पीतल का बना हुआ जो इक्का होता है यानी बग्घी होती है वो यहाँ से प्राप्त हुई है, और गेहूं और जौ के दाने मतलब जो बरली और वीट होते हैं उसके दाने यहाँ से प्राप्त हुए हैं, और सर्कुलर शेप के चबूतरे भी यहाँ से मिले हैं। इस प्रकार के चबूतरे जो है यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये सब चीज़ें हैं जो कि हड़प्पा से हमें मिली हैं, और इसी के साथ हमने यहाँ पे इस प्रश्न को हल कर लिया। और इस प्रश्न का यानी क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर होगा सी। इसमें ए सी डी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जो बी वाला है वो इनकरेक्ट है। यहाँ जो R37 है इसकी प्राप्ति मोहनजोदड़ो से नहीं होती है। ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हड़प्पा से प्राप्त होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 को देखिए। कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। ए वाला जो है उसमें कहा गया है कि मोस्ट ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन साइट्स वर डिस्कवर फ्रॉम द स्टेट ऑफ गुजरात इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। यहाँ ये कहा जा रहा है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के बाद जो सबसे ज़्यादा सिंधु सभ्यता के या हड़प्पा कालीन स्थल खोजे गए हैं भारत में, वो गुजरात में खोजे गए हैं। मतलब ये आज़ादी के बाद की बात की जा रही है, जब विभाजन हो जाता है और जो ज़्यादातर हिस्सा है, जो अधिकतर भाग है, वो पाकिस्तान में चला जाता है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो भारत वाला क्षेत्र था उसमें आज़ादी के बाद जो सिंधुकालीन स्थलों की खोज हुई है, सिंधु सभ्यता के स्थलों की खोज हुई है, उसमें मैक्सिमम साइट गुजरात में पाई जाती है। क्या ये सही है? इसके बाद जो बी वाला है उसमें कहा गया है कि द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली केम टू बी नोन फ्रॉम स्कल्पचर्स। सी वाला जो है उसमें कहा गया है कि एविडेंस ऑफ द प्लगिंग ऑफ फील्ड। यहाँ पे जो खेत की जुताई के एविडेंसेस हैं यानी साक्ष्य हैं वो ऑब्टेन होते हैं कालीबंगा से। कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के प्रमाण प्राप्त होते हैं, एविडेंसेस प्राप्त होते हैं। सिमिलरिटी इज फाउंड इन ग्रेन वेयर सिस्टम ऑफ इंडस एंड सुमेरियन सिविलाइजेशन। यहाँ पे जो ग्रेन वेयर सिस्टम था उसमें समानता पाई जाती है। और किसके किसके बीच समानता मिलती है? तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी और जो सुमेरियन सभ्यता थी, दोनों के बीच में यहाँ पे समानता प्राप्त होती है। दोनों का जो तौर तरीका था अनाज के संग्रह का वो एक जैसा था। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा नॉट करेक्ट है। जो गलत हो उसका चयन आपको करना है, नॉट करेक्ट की तलाश आपको करनी है। देख लीजिए, ये विकल्प है आपके, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला। सी का मतलब है वनली बी। इसमें जो बी वाला है वो नॉट करेक्ट है। तो आइए देखते हैं बी वाला है कौन सा। बी वाला है कि द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली केम टू बी नोन फ्रॉम द स्कल्पचर। वह जो इंफॉर्मेशन दी थी वो सही नहीं थी। असल में यहाँ कहा गया है, जो बात कही गई है वो बिल्कुल ठीक है। द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली, यानी जो इंडस वैली की स्क्रिप्ट थी उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से प्राप्त होती है? वो इसकी मुहरों से प्राप्त होती है, जो सील्स हैं वहाँ से प्राप्त होती है। इसकी जो स्क्रिप्ट है, इसकी जो लिपि है सिंधु सभ्यता की, उसकी जानकारी हमें सील्स से प्राप्त होती है, और वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया है। इसके आधार पे हमने बी वाले विकल्प को गलत कहा, और इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। हमें नॉट करेक्ट की ही तलाश थी, और नॉट करेक्ट इसमें बी वाला स्टेटमेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 को देख लीजिए। हड़प्पन ट्रेड वाज डन। यहाँ पे ये कहा गया है कि जो हड़प्पा सभ्यता का व्यापार था या व्यापारिक संबंध था वो किसके किसके साथ था? रोम के साथ था, इराक के साथ था, ईरान के साथ था, या चाइना के साथ था। इन 4 स्थानों के नाम, मतलब 4 देशों के नाम दिए हुए हैं। आपको ये बताना है कि जो व्यापारिक संबंध थे, जो ट्रेड रिलेशन थे, वो हड़प्पा सभ्यता के लोगों के किसके किसके साथ थे। करेक्ट आंसर आपको चुनना है। इसमें कोड दिए हुए हैं 1 2 3 1 या 1 and 3 1 2 and 3 1 या फिर ऑल। देख लीजिए, और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, यानी 2 and 3 1। इसमें जो दूसरा और तीसरा है वो बिल्कुल ठीक है। मतलब दूसरे और तीसरे का संबंध यहाँ पे हड़प्पा ट्रेड से था या हड़प्पन ट्रेड से था। कौन कौन दूसरा तीसरा? सी वाले को हमने चुना है। तो इराक और ईरान, इनका संबंध हड़प्पा से व्यापारिक तौर पे जुड़ा हुआ था। हड़प्पा से व्यापारिक संबंध के तौर पे ये दोनों जुड़े हुए थे। लेकिन रोम और चाइना इससे अटैच नहीं थे। रोम और चाइना का संबंध हड़प्पा सभ्यता के व्यापार से बिल्कुल भी नहीं था, दूर दूर तक नहीं था। तो इसके आधार पे हमने दूसरे और तीसरे को सही माना, और इसका आंसर हो जाएगा सी। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। क्वेश्चन नंबर 46 से अगले वाले लेक्चर में चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार।